की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी 49 वॉरियर को हरा देता है जो कि एक प्रिंसेस होती है और प्रिंसेस को हराने के बाद उसका 50th यानी कि लास्ट वॉरियर के साथ सामना होना होता है। प्रिंसेस उसे बताकर जाती है कि अगला जो वॉरियर आने वाला है तुम्हें सिर्फ उसकी तलवार की 3 स्ट्राइक्स को, अगर तुम तीनों स्ट्राइक्स के बाद भी जिंदा रहते हो तो इसका मतलब तुमने उसको हरा दिया है और तुम इस पूरे की पूरी स्टोन वॉल के अंदर जितनी भी मेमोरीज इम्प्रिंट है उन सभी को हरा दोगे। तो मिंग वहीं पर खड़ा होता है और साथ ही उसकी बॉडी दोबारा से रीसेट हो जाती है, यानी कि उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं और उसके की पावर भी रेप्लेनिश हो जाती है। मिंग वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है अब मुझे सिर्फ 3 ही अटैक्स को अवॉइड करना है, पता नहीं वो 3 अटैक्स कैसे होंगे। उसी वक्त उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक लड़का निकलता है। उस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। मिंग उसे देखकर कहता है तो फाइनली मेरा लास्ट ओपोनेंट आ चुका है। मिंग उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो अपनी तलवार लेकर जैसे आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त वो सामने वाला ओपोनेंट गायब हो जाता है। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आज यहाँ पर हुआ क्या, मेरा लास्ट ओपोनेंट कहाँ पर चला गया, वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है। लगता है कि स्टोन वॉल की अरे फॉर्मेशन काम नहीं कर रही, यहाँ पर इसमें कोई एरर आ गया है। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं हालांकि ये सिर्फ एक इम्प्रिंट मेमोरी है लेकिन फिर भी अपने ओरिजिनल मास्टर की बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। वाइस मास्टर कहते हैं मुझे लगता है कि इस बंदे को इस बारे में पता चल चुका है, वो यहाँ पर इस स्टेज पर मिंग का मुकाबला नहीं कर सकेगा और मिंग से हार जाएगा, इसीलिए उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। हेड मास्टर उन दोनों से कहते हैं ये इतनी सिंपल बात नहीं है, जब हम लोग एक मार्शल आर्ट्स के गॉड बन जाते हैं तो हम लोग किसी की भी कार्मिक सेंस को महसूस कर सकते हैं। कि मैंने इसको खुद महसूस किया है, जब मैं मार्शल आर्ट्स गॉड राम में दाखिल हुआ था तब से मुझे ये कार्मिक सेंस महसूस होती आ रही है। और एम्परर ज़ोंग क्योंकि काफी अरसे से मार्शल आर्ट गॉड बन चुका है इसलिए वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी कार्मिक स्ट्रेंथ को महसूस करने की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि एम्परर ज़ोंग मिंग से डरता नहीं है, वो इससे फाइट कर सकता था लेकिन उसे लगता है कि इसका कारमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो इसके साथ कंटेमिनेट नहीं होना चाहता। वाइस हेडमास्टर सोच रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लड़का इसका कारमा बहुत ज्यादा ग्रेट है और इतना ज्यादा ग्रेट कि एक मार्शल आर्ट्स का गॉड भी इसके साथ कंटेमिनेट नहीं होना चाहता, इसके साथ फाइट करके अपने कर्मा को खराब नहीं करना चाहता। हेडमास्टर कहते हैं अगर एम्परर ज़ोंग ऐसा नहीं करना चाहता तो फिर ठीक है, मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। गोल्डन बालों वाले मास्टर कहते हैं हेडमास्टर क्या आप इस लड़के को पर्सनली अपना डिसाइपल बनाने वाले हैं। हेडमास्टर से कहते हैं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी बच्चे को अपना स्टूडेंट बना सकूं। मेरी एक स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, मुझे लगता है कि कियान जिन इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि कियान जिन इस वक्त एक सुप्रीम मास्टर बन चुकी है, उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल परफेक्ट है इस लड़के के लिए जो कि अपनी वॉरियर स्टेज पर है। वाइस हेड मास्टर गोल्डन बालों वाले मास्टर से कहते हैं अगर आपने वाकई में कियान जिन को यहाँ पर बुला लिया है इस लड़के की टीचर बनने के लिए तो मुझे लगता है कि इस लड़के की इजी लाइफ का एंड होने वाला है। गोल्डन बालों वाले मास्टर भी कहते हैं हाँ वो लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है, वो गुस्से की बहुत ज्यादा बुरी है। हेडमास्टर कहते हैं हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि वो मेरी ही स्टूडेंट थी, वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है और उसके अंदर सब्र तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन काम के मामले में वो बहुत ज्यादा सीरियस है। हेडमास्टर कहते हैं मुझे लगता है कि मिंग जैसे जीनियस लड़के को किसी भी स्पेशल गाइडेंस की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग अगर प्रॉपर माहौल देंगे जहाँ पर ये अपने आप को कल्टीवेट कर सके और अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा बना सके, ये बहुत ही जल्दी एक टैलेंटेड स्टूडेंट बनकर सामने आएगा। हेडमास्टर वाइस हेडमास्टर से कहते हैं क्यानफी जाओ और जाकर इस लड़के को बताओ, उसे सारी बात बताओ जो भी जहाँ पर हुई है और साथ ही उसे एक हीवनली वॉइड टोकन भी देना, उसे हीवनली वॉइड ड्राम में लेकर आओ ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट सीन मिंग का दिखाया जाता है। मिंग स्टोन वॉल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है मेरा लास्ट मैच कैंसिल हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया। वैसे भी मैं उसकी 3 तलवारबाजी की टेक्निक्स को देखना चाहता था, उन 3 स्ट्राइक्स को जिन्हें मुझे अवॉइड करना था। उसी वक्त मिंग के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। मिंग कहता है कौन है यहाँ पर, तो सामने से वाइस हेडमास्टर बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं मैं डोंकी अकेडमी का वाइस प्रिंसिपल यानी वाइस हेडमास्टर हूँ, मेरा नाम कियानफी है। मिंग जल्दी से उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीटिंग्स देता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर वाइस हेडमास्टर तो अपनी मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर है। वाइस हेडमास्टर मिंग से कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम सब ने तुम्हें देख लिया है, जैसे तुमने स्टोन वॉल के अंदर जितने भी इम्प्रिंट्स रखे हुए थे उन सभी से फाइट की है और उन सभी को हराया है, इसलिए तुम हमारी डोंकी अकेडमी के एक ट्रू स्टूडेंट बन गए हो। वैसे हमारे हेडमास्टर काफी ज्यादा बिजी है वरना वो खुद तुम्हें पर्सनली टीच करना चाहते थे क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन हमारे हेडमास्टर ने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर दिए, हमने तुम्हारे लिए एक टीचर को सिलेक्ट किया है जो कि हमारी डोंकी अकेडमी का नहीं है। वाइस हेडमास्टर से कियान जिन के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी जो नई मास्टर है वो एक सुप्रीम मास्टर है और इस वक्त वो हमारी आर्मी में एक जनरल के तौर पर फाइट कर रही है बैटलफील्ड में। हमारे हेडमास्टर ने उसको पर्सनली टीच किया है, वो उनकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। जब से वो एक जनरल बनकर बैटलफील्ड पर गई है तब से वो हमारी अकेडमी में बहुत ज्यादा काम आती है। हेडमास्टर ने उसे इन्फॉर्म कर दिया है कुछ ही दिनों में वो यहाँ पर अकेडमी में वापस आ जाएगी और वापस आने के बाद वो तुम्हें
ऑफिशियली अपना स्टूडेंट बना लेगी। मिंग उनसे कहता है वाइस प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। और साथ ही वाइस हेडमास्टर से कहते हैं मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, हमारी नई मास्टर गुस्से की बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए जैसे तुम उससे मिलोगे कोशिश करना कि उसे किसी बात पर गुस्सा मत दिलाना, ना तुम्हारी हैर नहीं है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। टीचर फी एल्डर ली के साथ बैठी टेबल के ऊपर बैठकर खाना खा रही होती है। एल्डर ली उसे कहते हैं ये 6th ग्रेड के स्वालो लैम डीमन बीस्ट का मीट है, तुम्हें इसको खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। टीचर फी कहती है इसमें से कुछ तो मैंने अपने लिए ले लिया है, बाकी सब कुछ मैंने मिंग के लिए छोड़ दिया है, वो जैसे वहाँ से बाहर आएगा उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। एल्डर ली उसे कहते हैं तुम्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, वो तो काफी ज्यादा अमीर हो चुका है, अब वो कुछ भी खा सकता है। थोड़ी देर के बाद मिंग भी बाहर निकल आता है। मिंग बाहर आते ही उन दोनों से कहता है मैं अंदर वहाँ पर इम्प्रिंट्स के साथ फाइट कर रहा था जबकि तुम दोनों यहाँ पर दावे उड़ा रहे हो। टीचर फी से कहती है और तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सारा दिन वहाँ पर दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर सकते थे, हमें भूख लगी तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए, वैसे हमने थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी बचाया है, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। टीचर फी से कहती है अपनी फाइट्स के बारे में बताओ, वहाँ पर कैसा रहा। मिंग कहता है जब पूरा एक दिन और एक रात लग गई, मुझे लगा शायद बाहर थोड़ा टाइम गुजरा होगा, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया। मैं वहाँ पर लास्ट तक गया, 49 के साथ जब फाइट की तो उसके बाद 50 नंबर वाला वॉरियर वहाँ पर आया और वहीं से गायब हो गया, उसने मेरे साथ फाइट नहीं की। टीचर फी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे लगता है कि कोई ना कोई हाई रैप तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा और बहुत ही जल्दी तुम्हें अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन जरूर मिलेंगी। मिंग कहता है अगर ऐसा होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहीं पर लेजेंडरी स्टोन वॉल के अंदर वाइस हेडमास्टर आए थे और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने मेरे लिए एक नया मास्टर चूज किया है जो कि एक जनरल है, उसका नाम कियान जिंग है, वो एक सुप्रीम मास्टर है। मास्टर ली उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, हमारे हेड मास्टर की एक फेवरेट डिसाइपल हुआ करती थी जो कि अब अज़ूर ड्रैगन सिटी में एक जनरल है और वहाँ पर बैटलफील्ड में फाइट कर रही है। वो बहुत ही पावरफुल है, ना सिर्फ पावरफुल बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि बहुत सारे लड़के उसके पीछे हैं, लेकिन कोई भी लड़का उसको इम्प्रेस नहीं कर पाया। किंग कहता है आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा बुढ़ी है और पता नहीं कितने अरसे से लड़के उसके पीछे लगे हुए हैं। टीचर फ्यू से कहती है तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि सुप्रीम मास्टर का लाइफ स्पैन कितना होता है? एक सुप्रीम मास्टर 800 साल तक जिंदा रह सकता है। हालांकि तुम्हारी जो फीमेल मास्टर है उनकी उम्र भी 300-400 साल होगी, लेकिन फिर भी वो अभी जवान है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। सुप्रीम मास्टर का सुनते ही बिमिंग थोड़ा सा उदास हो जाती है और मास्टर से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, अब आपको अपना एक सुप्रीम मास्टर मिल गया है, इससे पहले आप हमेशा मुझे ही सुप्रीम मास्टर के तौर पर यूज करते रहे हैं। मिंगू से कहता अब ऐसा तो मत कहो, सुप्रीम मास्टर होने के नाते तुम भी सबको काफी एंजॉय करती रही हो। टीचर फ्यू से कहती है अब जबकि तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा मिला है, तुम्हारे पास एक सुप्रीम मास्टर है और साथ ही तुम्हें बहुत सारे इनमार्शल कॉइन्स भी मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि तुम्हारा ये सारे का सारा खजाना तुमसे छीनना चाहेंगे। मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, बाकी सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा जेलस होंगे। टीचर फ्यू अपने पास से इनविजिबल करने वाले 2 तलिस्मन निकालती है और उसे कहती है इन इनविजिबल करने वाले तलिस्मन को अपने पास रखो, मैं नहीं चाहती कि तुम सभी के सामने इतना घूमो फिरो क्योंकि वो सारे लोग तुम्हें देखकर बहुत सा गुस्सा हो जाएंगे। मिंग उसे कहता है टीचर फी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मिंग सोच रहा होता है किन्जन के साथ फाइट के दौरान मेरे बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टूट गए थे, मुझे लगता है कि मुझे ट्रेजरी शॉप में जाकर अपने लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। तो फिर कहानी बताने वाला कहता है कि उसके बाद मिंग अपने इनविंसिबल चार्म को यूज करते हुए एकेडमी से बाहर चला जाता है ट्रेजरी शॉप में। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने लिए कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स खरीदता है और साथ ही वो अपने लिए कुछ अरे फॉर्मेशन को बनाने लिए काफी सारे मटेरियल्स भी खरीदता है कि हमेशा से मार्शल कॉइन्स को यूज करता आया है। तो वहाँ पर उसका बहुत सारा पैसा लग जाता है तब उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को खरीदने पर, क्योंकि यहाँ की पवेलियन शॉप काफी ज्यादा महंगी है। ओनर अपने पास से एक छोटा सा पपेट निकालती है और उसे कहती है इस वाले पपेट को एक टेलिस्मन से बनाया गया है, ये पपेट तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको लाइफ सेविंग पपेट कहते हैं, ये किसी भी डोमिनेटर लेवल के मास्टर से तुम्हें आसानी से बचा सकता है। तुम्हें बस अपनी की की पावर के साथ इसको इन्फ्यूज करना है जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा और इससे तुम्हारा एक रिप्लिका बनेगा। तुम आसानी से एक डोमिनेटर लेवल के मास्टर से भाग सकते हो। इस एक पपेट को तुम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी कीमत सिर्फ 3 लाख है। मिंग उस पपेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में ये एक डोमिनेटर के मास्टर से मुझे बचाने में काम कर सकता है? मिंग सोच रहा होता है हालांकि ये काफी ज्यादा महंगा है, इसके बदले मुझे 3 लाख मार्शल कॉइन्स देने पड़ेंगे, लेकिन एक डोमिनेटर मास्टर से बचना इतना भी आसान नहीं है। शॉप ओनर उसे कहती है अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो तो तुम इससे भी हायर लेवल का पपेट खरीद सकते हो। हायर लेवल में सुप्रीम मास्टर और सेंट लेवल के मास्टर के पपेट्स भी हैं। ये सिर्फ तुम्हें डोमिनेटर मास्टर से ही बचाएगा, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मिंग उनकी कीमत सुनने के बाद कहता है नहीं मेरे लिए यही पपेट ठीक है, मैं 3 लाख मार्शल कॉइन्स का यही खरीद लेता हूँ। ट्रेजर पवेलियन से इतनी सारी खरीदारी करने के बाद मिंग काफी ज्यादा गरीब हो चुका है, वो वापस की तरफ आ रहा होता है और साथ ही उसने अपने टेलिस्मन को भी एक्टिवेट किया होता है। डोंकी एकेडमी में वापस आने के बाद वो अपने टेलिस्मन को उतारता
आता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर आपको इस टेलिस्मन को यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके डिवाइन क्लॉक के अंदर इस तरह के फीचर्स हैं कि वो आपकी बॉडी को इनविंसिबल बना सकता है। मिंग उसे कहता है, बिमिंग तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे गोल्डन डिवाइन क्लॉक के अंदर इस तरह का फंक्शन है, इस वजह से मेरे 2 टेलिस्मन जाया हो गए। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता चलता कि आप क्या करने वाले हैं। मिंग बिमिंग से कहता है, वहाँ पर ट्रेजर पवेलियन में मैंने 4 लाख मार्शल कॉइन्स को जाया कर दिया सिर्फ कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर नए हाई ग्रेड के इक्विपमेंट्स क्यों नहीं खरीदने दिए? मैंने सिर्फ पुराने वालों को ही रिप्लेस किया है, साथ कुछ अरे फॉर्मेशन बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स खरीदे हैं। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर क्योंकि आपकी राम अब इतनी ज्यादा हायर नहीं है, आप अपनी मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के 3rd लेवल पर हैं, इसलिए अगर आप एक हाई ग्रेड का वेपन भी यूज करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स ना खरीदें, क्योंकि अगर आप ज्यादा महंगे और हाई ग्रेड के इक्विपमेंट्स खरीदते तो वो सारे के सारे आपके लिए बेकार रहते। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 117 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग बिमिंग से कहता है, तुमने वहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के अंदर मुझे हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स क्यों नहीं खरीदने दिए, जबकि वहाँ पर बहुत सारे किंग लेवल के इक्विपमेंट्स भी थे और मेरे पास काफी सारे पैसे भी हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर क्योंकि आप अपनी मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के 3rd लेवल पर हैं, इसलिए अगर आप अपने लिए हाई ग्रेड के इक्विपमेंट्स को चूज करके उनको यूज करते हैं तो उनका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे के सारे आपके लिए तो बेकार ही है, कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। मिंग उसे कहता है, तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है और मैं इस वक्त काफी वीक हूँ। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर हाँ मैं आपको याद दिलाती हूँ, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि आप जैंग टाइशेंग से बहुत ज्यादा वीक हैं और आपको याद है कि जैंग टाइशेंग कौन है। अगर आप लोग टाइशेंग के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, लेंसू की जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, यानी कि रोजफिंच डायनेस्टी का प्रिंस, का नाम टाइशेंग था। मिंग टाइशेंग का नाम सुनते ही कहता, हाँ मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, टाइशेंग के मुकाबले में मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, क्योंकि उसके पास होली बॉडी है और ऊपर से तो अब तक मार्शल आर्ट का गॉड बन चुका होगा, लेकिन फिर भी मुझे टाइशेंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा अपनी लेंसू के लिए। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर उसके पास ना सिर्फ कल्टीवेशन है और ना सिर्फ उसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, बल्कि उसके पास रोजफिंच डायनेस्टी का पैसा भी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अगर आपको इन दोनों के गैप को कम करना है आपके पास भी बहुत सारा पैसा होना चाहिए, पैसे की मदद से आप रिसोर्सेज खरीद सकते हैं जिससे आप अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं, इस तरह आप दोनों के दरमियान में जो पावर गैप है वो कम होता जाएगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, कंपटीशन के दौरान किंगजैन को चैलेंज करने की वजह से मुझे बहुत सारे मार्शल कॉइन्स मिले थे, लेकिन उनमें से आधे तो मैंने खर्च भी कर दिए हैं, मुझे इस तरह का दोबारा मौका कहाँ पर मिलेगा कि मैं बहुत सारे मार्शल कॉइन्स को जीत सकूं। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसे पीछे से आवाज आती है, एक लड़का कह रहा होता है, मिस्टर यू प्लीज मुझे आराम से पकड़ो, तुम मुझे इसी तरह पकड़ोगी तो मेरा कंधा उतर जाएगा, पहले से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। जान जान एक लड़के को लेकर जा रही होती है। मिंग उससे पूछता है, जान जान जहाँ पर क्या हुआ? जान जान मिंग को लेकर अपने हेडक्वार्टर में वापस आती है तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं, ये सारे के सारे जिनजैंग ग्रुप के बच्चे हैं, वो सारे जख्मी हालत में वहाँ पर पड़े होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि मूरांग भी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी होती है और उसके पास बहुत सारे पेपर्स बिखरे पड़े होते हैं। मिंग उसके पास आता है और इससे कहता है, सिस्टर मूरोंग यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी की ये हालत कैसे हुई और तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मूरोंग मिंग से कहती है, जैसे कि तुम्हें पहले से पता है कि हमारे क्लब को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और तुम्हें पता है कि ये सारा पैसा कहाँ से आता है। हम लोग ये सारा पैसा गैम्बलिंग से हासिल करते हैं, यानी कि अरीना में हमारे फाइटर्स फाइट करते हैं और उनके ऊपर हम लोग बेट लगाते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं। इन पिछली कुछ बेट्स में मैं लगातार 2-3 बार हार चुकी हूँ, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मिंग मूरोंग से कहता है, लेकिन हमारे जिनजैंग ग्रुप के फाइटर्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये हमेशा जीतते हैं, फिर आज ऐसा क्यों हुआ? जान जान उसे कहती है, तुम्हें तो पता होगा ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के वाइस लीडर जिसका नाम जिन डैन है, जिन डैन अपने साथ एक अननोन वॉरियर को लेकर आया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जितने भी मैचेस में उसने हिस्सा लिया है वो उन सारे मैचेस को जीता है। जान जान मिंग से कहती है, हमने काफी बार उसके इस लड़के के साथ बैट की है, लेकिन हम लोग 1 मिलियन और 60,000 मार्शल कॉइन्स को हार चुके हैं। मूरोंग में मिंग से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हम लोग बैटिंग में 16 लाख मार्शल कॉइन्स हार चुके हैं, अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मिंग मूरोंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अगर मैं वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों के खिलाफ पैसा लगाता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा जीत सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी तो ब्लैक ड्रैगन वालों ने इनसे 16 लाख मार्शल कॉइन्स जीते हैं। मिंग मूरोंग से कहता है, ग्रुप लीडर अगर मैं तुम्हारे लिए फाइट करता हूँ अरीना में, साथ ही मैं बैटिंग भी करता हूँ तो मेरा शेयर कितना होगा? तुम लोग जीतने के बाद मुझे कितना दोगे? मूरोंग उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम फाइट करते हो तो तुम जीत भी जाओगे, ठीक है मैं तुम्हें
तुम्हें फाइट करने के लिए भेज दूंगी। रही बात तुम्हें शेयर देने की, तो तुम खुद ही देख सकते हो कि हमारे ग्रुप के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते और हमारे ग्रुप को इस वक्त पाई पाई की जरूरत है। मिंग उसकी बात सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम तो बस मेरा पैसा लूटना चाहती हो। तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसे हैं जो कि मुझे इनाम में मिले थे। तुम उन सारे पैसों को मुझसे लेकर बेड पर लगाओगी और मुझे कुछ भी नहीं दोगी। मोरोंग हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो बहुत ही समझदार हो। जब तुम्हें पता ही है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ तो चुपचाप मेरी बात को मान लो, क्योंकि तुम भी शिनचैन ग्रुप का एक मेंबर हो। तुम्हें भी हमारे ग्रुप को बचाने में अपनी पूरी हेल्प देना होगी। मिंग उसे कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इनाम के जीते हुए पैसों के साथ तुम्हें बेट करने के लिए पैसे दे दूं? मोरोंग आगे से नाटक करना शुरू कर देती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें अपनी सारी की सारी सिचुएशन बता दी है कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर किसी बड़े अमीर आदमी से पैसे उधार मांगू? पता है ना कि मेरे जैसी कमजोर औरत के साथ ऐसे अमीर लोग क्या करेंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, कहीं तुमने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? तुम मार्शल आर्ट्स की गुरु हो, तुम कह रही हो कि तुम एक कमजोर औरत हो। मोरोंग अपनी मोटी मोटी आंखों के साथ मिंग से कहती है, काली तो तुम 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स को जीते हो। अगर उन सारे मार्शल कॉइन्स में से 1-2 लाख मार्शल कॉइन्स तुम मुझे उधार दे दोगे, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। मिंग उसे कहता है, अपना ये नाटक करना बंद करो, मैं तो तुम्हें ठीक तरह से जानता भी नहीं हूँ। बस इतना पता है कि तुम मेरे शिनचैन ग्रुप की लीडर हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। साथ ही मिंग सोच रहा होता है, अगर तुम्हें फाइट को जीत जाता हूँ फिर तो मुझे फायदा होगा, लेकिन अगर मैं फाइट को नहीं जीत पाऊंगा मेरे सारे का सारा पैसा डूब जाएगा। मोरोंग उसे कहती है, मैं तुम्हारी ग्रुप की लीडर हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मिंग उसे कहता है, नहीं, जरा सा भी नहीं है। मोरोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, लगता है कि अब मुझे किसी और प्लान को चूज करना पड़ेगा। और साथ ही वो मिंग से कहती है, ठीक है, तुम मुझे जितना ज्यादा लोन दोगे, यानी कि जितना ज्यादा कर्जा तुम मुझे दोगे, मैं उसके ऊपर 10% शेयर तुम्हें दूंगी, यानी कि पर डे के हिसाब से जितना भी कर्ज होगा उसमें से 10% तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। मिंग उसे कहता है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं ऐसे ही तुम्हें अपने मार्शल कॉइन्स नहीं दे सकता, क्योंकि सामने वाले का जरा भी भरोसा नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट किसी वक्त भी मार सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्जा दूंगा, लेकिन 40% के इंटरेस्ट रेट के साथ। तुम्हें 3 दिन के हिसाब से तुम्हें कर्ज दिया जाएगा, उसके 40% मुझे देना होगा पर डे के हिसाब से। लेकिन अब जबकि तुम मेरी ग्रुप की लीडर हो तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10% कम कर देता हूँ, मैं सिर्फ 30% एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना पड़ेगा। मोरोंग आगे से रोनी शक्ल बना लेती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों के साथ मैंने फाइट की थी ताकि मैं तुम्हें मुश्किल से निकाल सकूं, और ऊपर से तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। हम लोग तुम्हारी वजह से इस सारी मुश्किल में पड़े हैं। और साथ ही वो रोने का नाटक करते हुए उसे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा जालिम हो और एक हार्टलेस मैन हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे जैसी एक कमजोर औरत जो कि मुश्किल में है और तुम उसकी हेल्प ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प की थी और तुम्हें अपने ग्रुप में जगह दी। जान जान उसे कहती है, बिग सिस्टर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लैक मार्केट में जाकर वहाँ से कुछ लोन ले लूंगी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ठरकी लोग हैं जो कि मुझे देखते ही मुझे कर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिंग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपनी एक्टिंग को बंद कर सकती हो, ठीक है, मैं मान जाता हूँ। मैं तुम लोगों से 20% इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन मैं इससे एक फूटी कोड़ी भी कम नहीं करने वाला। तुम लोग जितना भी कर्जा लोगी उसके ऊपर तुम्हें 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मोरोंग जल्दी से उसकी बात मान जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, 20% मेरे लिए काफी है, मुझे तुमसे 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स उधार चाहिए। रही बात हमारी जीतने पर, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो जीतने पर हमें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% तुम्हें मिलेगा। मिंग उसे कहता है, मुझे 40% शेयर चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें 6 लाख मार्शल कॉइन से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कुछ अपने पास भी रखने हैं, क्योंकि मुझे भी अपने ऊपर लगाने हैं। मैं भी अपने ऊपर बेट करूंगा ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो सके। मोरोंग उसे कहती है, चलो ठीक है, तुम मुझे सिर्फ 6 लाख मार्शल कॉइन्स ही दे दो, मैं और कोई रास्ता निकाल लूंगी, मैं किसी और से उधार मांग लेती हूँ, लेकिन याद रखना मैं सारे के सारा पैसा इस बेट में लगाने वाली हूँ, तुम्हें अपनी फाइट को जीतना ही होगा। मिंग उसे कहता है, वाकई में तुम सारे का सारा पैसा लगाने वाली हो? क्या होगा अगर मैं वहाँ पर हार जाता हूँ? हमारा सामना किन मार्शल आर्टिस्ट से होने वाला है? मोरोंग मिंग से कहती है, वहाँ पर तुम्हारा सामना टोटल 4 मार्शल आर्टिस्ट के साथ होगा, उनमें से 2 मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हैं, 1 मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और 1 मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है, और हर फाइट की बेट 5 मिलियन मार्शल कॉइन्स होने वाली है। मोरोंग मिंग से कहती है, जान जान मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के साथ फाइट करेगी, जबकि उन दोनों मार्शल आर्ट्स के वॉरियर के साथ तुम अकेले फाइट करोगे। अब हमारे पास क्योंकि मार्शल आर्ट्स का मास्टर नहीं है, इसलिए मार्शल आर्ट्स की फाइट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 3 ही फाइट्स में हिस्सा लेंगे। मिंग मोरोंग से कहता है, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर मिलियंस के हिसाब से पैसे लगने वाले हैं और ये बेट बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्या तुम लोग वहाँ पर सिचुएशन को संभाल पाओगे? तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खराब हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा देकर किसी की भी नीयत बदल जाएगी। क्या होगा अगर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वाले अपनी फाइट को छोड़कर अपनी फुल पावर के साथ हमारे पर अटैक कर देते हैं और हमारा पैसा छीनकर वहाँ से चले जाते हैं? मोरोंग उसे कहती है, ब्लैक सेक्टर ग्रुप वाले बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब उनका ग्रुप बहुत ही छोटा और कमजोर है, हमारे शिनचैन ग्रुप के मुकाबले में वो लोग कुछ भी नहीं है, और ऊपर से उनका लीडर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। नेक्स्ट सीन मिंग के रूम का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में बैठकर सोच रहा होता है, क्या 40% काफी होगा? इससे मुझे इतनी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वाले बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाले
वाले हैं। 40% के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। मुझे फाइट भी काफी ज्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीमिंग मास्टर से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि लालच एक बहुत ही बुरी बला है और आपको लालच में नहीं पड़ना। बीमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस वक्त आप अपनी राम के पीक पर हैं। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जान एनर्जी को सब्लिमेट करना पड़ेगा। आपको अपनी जान एनर्जी को डिपर वेन्स के अंदर कंडेंस करना पड़ेगा, जो कि आपकी डिपर स्ट्रेंथ को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको डिपर सैंड की जरूरत है। बीमिंग मास्टर से कहती है, डिपर वेन्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। सबसे टॉप पर गॉड ग्रेड की डिपर वेन्स होती हैं, और उसके बाद ह्यूमन और अर्थ ग्रेड की डिपर वेन्स होती हैं, और सबसे लास्ट पर स्पिरिट ग्रेड की डिपर वेन्स होती हैं। बीमिंग मास्टर से कहती है, स्पिरिट ग्रेड की डिपर वेन्स को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा आसान है, और आजकल के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो इसको बहुत ही आसानी से कंडेंस कर पाते हैं। लेकिन अर्थ ग्रेड के डिपर वेन्स को कंडेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन ग्रेड की डिपर वेन्स को कंडेंस करना बिल्कुल नामुमकिन है, और आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ग्रेड की डिपर वेन्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, और कोई भी इसको मास्टर नहीं कर पाया, कंडेंस नहीं कर पाया। लेकिन गॉड ग्रेड की डिपर वेन्स तो इससे भी ज्यादा बेहतर है। गॉड ग्रेड की डिपर वेन्स आपको सिर्फ और सिर्फ चांस से मिल सकती है। अगर आप इतने ज्यादा लकी हैं तभी ये आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपका कोई भी चांस नहीं है। आप अपने आप इनको कल्टीवेट नहीं कर सकते। हालांकि होली लैंड के जितने डिसाइपल्स हैं उनमें से भी किसी के पास भी गॉड लेवल के डिपर वेन्स नहीं है, वो भी इसको कंडेंस नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिसोर्सेज ना हो। बीमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर वैसे मुझे डिपर सैंड के बारे में पता है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेंगी और आप लोग वहाँ पर जा भी सकते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए आपको वहाँ पर किसी मार्शल आर्ट्स के सेंट को अपने पास लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। मिंग उसे कहता है, अब मैं मार्शल आर्ट्स का सेंट मास्टर कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे मास्टर एक मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर हैं, यानी मास्टर गाओ फेंगजियान। इसके अलावा मैं किसी भी ऐसे मास्टर को नहीं जानता जो कि अपने सेंट लेवल पर हो। लेकिन साथ ही मिंग को याद आता है, मिंग कहता है, मेरे पास एक मास्टर तो है जो कि अपने सेंट लेवल पर है, मैं उससे हेल्प ले सकता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 118 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 119 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बीमिंग मिंग से कहती है, मास्टर आपको अपने डिपर वेन्स को एक्टिवेट करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे एक सेलेस्टियल पाउंड के बारे में पता है जहां पर आपको डिपर सैंड मिल सकती है, लेकिन वहां पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स के सेंट को लेकर जाना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी मार्शल आर्ट का सेंट नहीं है, मेरे मास्टर भी मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर है, वो सेंट नहीं है। मिंग उसे कहता है, हाँ मुझे याद आया, मेरे पास एक बंदा तो है जो कि मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर है। तो उसी वक्त अपने पास से वो टोकन निकालता है, वही टोकन जो कि IC-20 मदर ने उसको दिया था। उसे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम इस टोकन को यूज कर लेना और मुझे बुला लेना। मिंग उस टोकन को निकालता है और अपनी एनर्जी के साथ उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है, मदर IC-20 क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एपिपेनी पिल दी थी, मुझे लगता है कि अब तुम लेवल अप हो चुकी होगी। IC-20 मदर उसे कहती है, तुम्हारी एपिपेनी पिल बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसकी मदद से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं लेवल अप कर चुकी हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है करने को तो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। यहाँ पर उससे अपने काम की बात करने वाला था, लेकिन IC मदर उसे कहती है, मुझे भी तुमसे बात करनी है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। नेक्स्ट सीन में मिंग को दिखाते हैं, मिंग IC मदर से मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर उसने उसको मिलने के लिए बुलाया होता है। मिंग वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है और वो मिंग को हेलो बोलता है। मिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम एक लड़का कैसे बन गई? IC मदर हंसते हुए उससे कहती है, मैंने जो एपिपेनी पिल दी थी उसकी मदद से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, और तुम्हें पता है कि जब हम लोग सेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं हम 20 लोग इंसानी फॉर्म में आ सकते हैं, और यही मेरी इंसानी फॉर्म है। मिंग उससे कहता है, लेकिन तुम तो अपनी इंसानी फॉर्म में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम एक खूबसूरत सी लड़की बनोगी। साथ ही मिंग बिमिंग से पूछता है, बिमिंग ये तो एक IC मदर बीस्ट थी, का तो एक बेबी भी था, लेकिन ये अपनी इंसानी फॉर्म में आने के बाद एक लड़का कैसे बन गई है? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये वाले बीस्ट बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। अब इन्होंने अपने बच्चे को जन्म देना होता है, यानी कि जब ये अपनी बीस्ट फॉर्म में होती हैं तब तक ये लड़की की फॉर्म में होती हैं। ये अपने बच्चे को जन्म दे लेते हैं और सेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं। जब इन्हें अपनी इंसानी फॉर्म को लेना होता है तब ये एक लड़का बन जाते हैं। उसे कहता है, तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दो, इनके बच्चे कैसे होते हैं? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इनके बच्चे उनकी तरह आपस में शादी करने से नहीं होते, बल्कि इनके बच्चे बहुत ज्यादा ठंड की वजह से पैदा होते हैं। ठंड वाली जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने से इनका एक बेबी होता है। हालांकि एक IC-20 पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार माँ बन सकती है, इसके लिए ये मूवमेंट काफी ज्यादा स्पेशल होती है। एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद ये दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकते, और दोबारा जब ये सेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ये एक मर्द बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी दोबारा जन्म नहीं दे पाएंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और फिर वो उसे कहता है,
ब्रदर आइस, मुझे जब जान के काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने एपिपेनी पिल को यूज किया और लेवल अप करने के बाद अपनी इंसानी फॉर्म में आ गए हो। अब तो ये काफी अच्छा हो गया है। अब तुम हमारे इंसानों की बाजार में आकर वहाँ से चीजें खरीद सकते हो और साथ ही तुम इंसानों की मार्शल आर्ट्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्रदर आइस उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इंसानों की मार्शल आर्ट्स को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ना तो मैं डीमन हूँ और ना ही मैं इंसान हूँ, मैं दोनों का मेटामॉर्फोसिस हूँ। ब्रदर आइस उसे कहता है, अगर मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे डीमन गॉड वेन डायग्राम टेक्निक को मास्टर करना होगा। और ये सारी की सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी की होती हैं, इसलिए इन टेक्निक्स को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इंसानों की मार्केट में इस तरह की टेक्निक्स को आम बेचा जाएगा। और ऊपर से इंसानों के शहर में कुछ बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड ऐसे भी हैं जो कि हमारे पर नजर रखते हैं। वो मुझे देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं एक आईसी बीस्ट हूँ, जैसा कि तुम्हारी डोंकी एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। और जैसे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक आईसी बीस्ट हूँ अपनी फॉर्म में जहाँ पर उनके बाजार में घूम रहा हूँ, वो मुझे पकड़कर मार डालेंगे। आईसी बीस्ट अपने पास से अपनी रिंग निकालता और कहता है, तुम इस रिंग को अपने पास रखो, इसके अंदर बहुत सारा खजाना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस सारे खजाने को इकट्ठा किया है। वो रिंग को मिंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, इस रिंग के अंदर जितना कुछ भी है उन सारे को इस्तेमाल करो और मेरे लिए इन टेक्निक्स को खरीद कर लाओ। अगर उन सारी टेक्निक्स को खरीदने के बाद कुछ बच जाता है तो वो सारे का सारा तुम अपने लिए रख सकते हो। उस स्टोरेज रिंग को ही देखकर काफी हैरान होता है, जो कि एम्परर ग्रेड की स्टोरेज रिंग होती है। फिर मिंग उसे अपने माथे के साथ लगाता है और अपने स्पिरिचुअल सी की पावर के साथ उसको देखता है। वो उसके अंदर देखता है तो बहुत सारा खजाना होता है। खजाने के तो ढेर लगे होते हैं, मार्शल कॉइन्स भी होते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपकी इस रिंग के अंदर जितना भी खजाना है मैंने उसका एस्टिमेट लगाया है, मुझे लगता है कि वो टोटल 40 मिलियन तक तो होगा। आपके हाथ में तो एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इसे जिस टेक्निक की जरूरत है वो मेरे पास है, आप इसको बेच सकते। आप इस आईसीपी से कहें कि आपके पास वो टेक्निक है और आप इस टेक्निक को 70 मिलियन मार्शल कॉइन्स में बेचेंगे। मिंग भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। बिमिंग से कहता है, बिमिंग हमने अभी अभी इससे 40 मिलियन मार्शल कॉइन्स लिए हैं और तुम चाहती हो कि मैं इससे 30 मिलियन मार्शल कॉइन्स और ज्यादा ले लूं एक टेक्निक के बदले में। ये तो दिन दिहाड़े लूट हो गई, हम इसको लूटने वाले हैं क्या? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर लगता है कि आप मेरी उस टेक्निक को बहुत ज्यादा कम मांग रहे हैं, वो एक गॉड ग्रेड की टेक्निक है। तो सिर्फ आपको 70 मिलियन मार्शल कॉइन्स लेने का कहा है। ये टेक्निक आप किसी और को बेचेंगे तो वो बंदा आपसे डबल अमाउंट में भी इस टेक्निक को खरीदने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है। बिमिंग मास्टर से कहती है, लोग इससे पैसा भी कमाएंगे और साथ ही इसको ऐसा शो करवाएंगे जैसे कि हम इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो भी इसको अपनी इस गॉड लेवल की टेक्निक को सस्ते में बेचकर। ऐसा करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिंग भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ बिमिंग ने बिल्कुल ठीक कहा, इसके पास जो भी खजाना है वो सारा का सारा इमोर्टल श्राइन से आया है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। गॉड लेवल की टेक्निक्स इतनी आसानी से किसी को नहीं दी जा सकती। और मैं आईसी बीस्ट को इसी तरह दे देता हूँ तो उसे तो लगेगा कि इन सारी टेक्निक्स को हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है, मुझे थोड़ा बहुत ड्रामा तो करना पड़ेगा और कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। मिंग आईसीपी से कहता है, ब्रदर आइस मेरे पास इसी तरह की एक टेक्निक है जो कि तुम्हें चाहिए। मेरे मास्टर ने वो मुझे दी थी, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है और मास्टर के लिए भी बेकार है, क्योंकि मास्टर तो एक डीमन नहीं है, इसलिए उन्होंने वो मुझे दे दी कि मैं अपने पास संभाल कर रखूं। मास्टर ने कहा था कि जब भी कभी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं इस टेक्निक को बेचकर अपने लिए कुछ मार्शल कॉइन्स कमा सकता हूँ। आईसीपी इसकी बात सुनकर हैरान होता और कहता है, क्या वाकई में तुम एक गॉड लेवल की टेक्निक को सिर्फ पैसों के लिए बेचना चाहते हो? साथ ही वो सोच रहा होता है, लगता है कि मिंग का मास्टर बहुत ज्यादा अमीर है। कहता है, हाँ मेरे मास्टर बहुत ही अमीर और महान है, उन्हें मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता होती है, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरे मास्टर इस बात से राजी होंगे या नहीं कि मैं इस टेक्निक को बेचूं या नहीं, लेकिन ब्रदर आइस बीस्ट तुम्हारे लिए मैं अपने मास्टर से झूठ बोल सकता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें लो प्राइस के ऊपर इस डीमन गॉड टेक्निक को बेच सकता हूँ। आईसीबी चिल्लाकर उसे कहता है, गॉड लेवल की टेक्निक्स को तुम ऐसे नहीं दे सकते, हालांकि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन करेंगे। तुम मुझे इसे बेचोगे और मैं तुम्हें उसकी पूरी कीमत दूंगा, तुम्हें इसके लिए अपने मास्टर से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिंग आईसीबी से कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास ये जितने भी ट्रेजर्स हैं ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कम हैं। अगर वाकई में तुम इस गॉड लेवल की टेक्निक को प्रॉपर तरीके से खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके अलावा बहुत सारे ट्रेजर्स देना पड़ेंगे। अगर मैं अपने मास्टर से झूठ नहीं बोलूंगा तो मास्टर कभी भी इतने सारे ट्रेजर्स के लिए राजी नहीं होंगे, फिर तुम्हें पूरी कीमत देना पड़ेगी। आईसीबी से कहता है, मुझे पता है कि एक डीमन गॉड की टेक्निक को
हासिल करने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी था वो सारे का सारा उस रिंग के अंदर था जो मैंने तुमको दे दिया है। प्लीज अपने मास्टर से मेरे बारे में बात करो, उनसे कहो कि मेरा दोस्त सारे का सारा पैसा लौटा देगा। फ्यूचर में भी जितना हो सकेगा मैं तुम्हें उतना ज्यादा पैसा दूंगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोचने का नाटक करता है। आईसीबीएस से कहता है, तुम जैसे कि मुझे देख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ। अगर मुझे आज एक गॉड लेवल की टेक्निक मिल जाती है तो मैं फिर से लेवल अप कर जाऊंगा और एक डीमन गार्ड बन जाऊंगा। और डीमन गार्ड बनने के बाद मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ डीमन गार्ड बनने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारे मास्टर कॉइन्स दूंगा। इसलिए तुम्हें अपने मास्टर से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मार्केट प्राइस दूंगा जितनी भी इसकी प्राइस बनती है। मिंग जल्दी से अपने पास से एक ट्रांसमिशन वाला टेलिस्मैन निकालता है और उसे कहता है, मैं अपने मास्टर से इस बारे में बात करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे मास्टर क्या कहते हैं। और साथ ही वो बिमिंग से कहता है, बिमिंग अब तुम्हारी बारी है। मिंग अपने मास्टर को सारी बात बता देता है। बिमिंग उस आइस बीस्ट से कहती है, आइसी बीस्ट, हालांकि मैं अभी तक तुमसे मिली नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें काफी अरसे से जानती हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बेबी को बचाने में तुम्हारी हेल्प की थी। मेरे स्टूडेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और साथ ही मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया कि तुम्हारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे स्टूडेंट को जो रिंग दी है उसके अंदर जितना भी खजाना रखा है वो सारे का सारा 30 मिलियन मास्टर कॉइन्स बनता है, सॉरी 40 मिलियन मास्टर कॉइन्स बनता है। और अगर तुम्हें मेरे स्टूडेंट से वो गॉड लेवल की टेक्निक चाहिए तो तुम्हें मेरे स्टूडेंट को 30 मिलियन मास्टर कॉइन्स और ज्यादा देने होंगे जो कि तुम किसी वक्त भी दे सकते हो। आईसीबीएस भी अपने इर्द गिर्द देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर की आवाज आ रही है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो मिंग से कहता है, मिंग तुम्हारे मास्टर तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं कि यहाँ पर आवाज आ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे उनकी की पावर सेंस हो रही है। लगता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। जबकि मिंग भी सोच रहा होता है, लगता है कि गोल्डन डिवाइन क्लॉक की स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। मिंग यहाँ पर इसके सामने खड़े होकर बात कर रही है और इसे जरा भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है। मिंग जल्दी से अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है जिसके ऊपर गॉड लेवल की टेक्निक लिखी हुई है और वो उसे देते हुए कहता है, ब्रदर आइसबीस, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे भी तुमसे एक काम है। आईसीबीएस उसके हाथ से वो स्क्रॉल लेते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बहुत ही जल्दी मैं एक डीमन गार्ड बन जाऊंगा। मैंने वैसे भी तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। मैंने तुमसे उधार में डीमन गार्ड टेक्निक ले ली है। जल्दी से बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है, इस बेचारे को तो पता ही नहीं है जहाँ पर बेवकूफ मैंने इसको बनाया है। मिंग उसे कहता है, असल में मैं अपनी डिपर वेन्स को कंडेंस करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे 9 सेलेस्टियल परफॉर्म डिपर को ढूंढना है और ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि रास्ते में बहुत ही पावरफुल डीमंस हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे और रास्ते में मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तुम्हें पता है कि मेरे पास एक मास्टर है लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और अपनी कल्टीवेशन में खोए रहते हैं और मेरी हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ प्लीज मेरे साथ चलो। आईसीबीएस से कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम अपनी डिपर वेन्स को कंडेंस करना चाहते हो। मुझे 9 सेलेस्टियल प्रोफाउंड डिपर के अलावा भी एक ऐसी रॉम का पता है जहाँ पर 3 गार्ड रॉम की डिपर वेन्स हैं और वो तुम्हारी 9 सेलेस्टियल से तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे गार्ड ग्रेड की डिपर सैंड मिल जाएगी। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चलो जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो। आईसीबीएस से कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग वहीं पर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मिंग से कहता है, मुझे एक छोटा सा काम करना है। और साथ ही वो साथ वाली स्पेस में हाथ डालता है और स्पेस को तोड़ते हुए जैसे किसी बंदे के गले को पकड़ लेता है और उस बंदे को खींचते हुए बाहर निकाल लाता है। मिंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा कौन है। आईसीबीएस उसे कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तभी मैंने इसको सेंस कर लिया था, इसे मैंने अपनी स्पेस के अंदर लॉक कर दिया था। मिंग, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है और ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? और यहीं पर हमारी एपिसोड 119 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। इस एपिसोड के एंड पे हमने देखा था आइसबीस अपनी एक स्पेस में हाथ डालता है और वहाँ से एक लड़के को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल लेता है और मिंग से कहता है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? जब मैं यहाँ पर आया था तब से तुम्हारा पीछा कर रहा था, तब भी मैंने इसको अपनी स्पेस के अंदर सील कर दिया था। वो लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और आईसीबीस से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो ग्रेट बीस्ट, मुझे मत मारना। मिंग उससे कहता है, नहीं मैं इसे नहीं जानता, पता नहीं ये कौन है। मिंग कहती है, हो सकता है ये मास्टर के रिसोर्सेज के पीछे हो, ये मास्टर को लूटना चाहता है और ऊपर से ये एक डोमिनेटर मास्टर है जो कि अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसको वॉइड हाइडिंग टेक्निक कहा जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसी तरह ये बहुत सारी चोरियां करता है ताकि कोई भी इसको सेंस नहीं कर पाता। मिंग भी ये बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, तो इसका मतलब ये शुरुआत से मेरा पीछा कर रहा था, इसकी नजर मेरे पैसे
से पार होगी। IC-20 उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब तुम इसको बिल्कुल भी नहीं जानते, तो फिर इसको जिंदा रखने का क्या फायदा है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो डोमिनेटर मास्टर बर्फ के अंदर जम जाता है और साथ ही IC-20 उस बर्फ के टुकड़े कर देता है और उसके अंदर से जो रिंग निकलती है जो उसने पहनी होती है वो रिंग वो मिंग को दे देता है और कहता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना है, तुम इसे अपने लिए रख सकते हो। मिंग उस रिंग के अंदर देखता है और कहता है इसके अंदर तो हजारों लाखों मार्शल कॉइन्स हैं, लेकिन उन सभी के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। लगता है कि इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही काम किया है, लोगों को मारना और उनकी चीजों को छीनना। IC-20 उसे कहता है चलो रिंग को जल्दी से अपने पास रख लो, अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर 3 राम गॉड्स की डिपर वेन्स मिलेंगी। फिर वो उड़ते हुए डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद मिंग कहता है यहाँ पर वैसे भी डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में बहुत सारे बीस्ट होते हैं, लेकिन IC-20 की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सारे के सारे डर कर भाग गए हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपका IC-20 एक 8th ग्रेड का बीस्ट है और इसके ऊपर सिर्फ डीमन गॉड्स ही होते हैं, इसलिए बाकी के जितने भी छोटे डीमंस हैं वो सारे के सारे इस IC-20 से डर रहे हैं। IC-20 मिंग को एक रिवर के करीब लेकर जाता है जो कि 3 कलर रिवर होता है। IC-20 उसे कहता है 3 राम गॉड डिपर सैंड इसी रिवर के अंदर छुपी हुई है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पानी के अंदर एक बड़ा सा होल बनाना है और उसके अंदर जाकर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करना है। और फिर IC-20 अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसी रिवर के अंदर एक होल बना देता है और साथ ही उसकी दीवारें आइस से बनाता है ताकि उसके अंदर एक वाकई में होल बने और मिंग उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट कर सके। वहाँ पर काफी सारे डीमन बीस्ट भी होते हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। मिंग उसे कहता है ये सारे IC-20 ऐसे क्यों हैं, ये मेरे ऊपर अटैक न करें। IC-20 उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर कल्टीवेट करो, मैं इन सबको संभाल लूंगा, कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मिंग उसे कहता है ब्रदर IC-20 तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं वहाँ पर जाकर डिपर वेन्स को कंडेंस करने की कोशिश करने वाला हूँ, तुम प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। मिंग उस होल के अंदर चला जाता है और वहीं पर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। मिंग वहाँ पर बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। वो बिमिंग से कहता है बिमिंग यहाँ पर बहुत ही अजीब सी साउंड है, पता नहीं ये सारे डीमन बेस इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मुझे सांस अंदर लेने और बाहर निकालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर असल में यहाँ पर एक टाइप की डिपर सैंड नहीं है बल्कि 3 टाइप की डिपर सैंड्स हैं और वो सारी की सारी आपस में मिलकर तरह की साउंड्स क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ पर डीमन बीस्ट की आवाज है, ये डीमन बीस्ट की आवाज नहीं है बल्कि ये इसकी डिपर सैंड की है। आपको अपनी टाइजी आर्ट को यूज करते हुए इनकी सोर्स को तलाश करना होगा और तीनों को अलग अलग अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं अपनी टाइजी आर्ट को यूज करते हुए देख लेता हूँ कि इनकी सोर्स क्या है और इनको कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और साथ ही मिंग अपनी टाइजी आर्ट को एक्टिवेट करता है और वो सामने की तरफ देखता है तो सामने 3 तरह के कलर्स होते हैं, वो तीनों ही डिपर सैंड्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाई होती हैं। वो तीनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही होती हैं। मिंग को अब तलाश करना है कि इनकी सोर्सेज कहाँ पर हैं और कैसे इन तीनों को अलग अलग करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। हमें थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं वहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स की रोशनियां निकलती हैं। बिमिंग देखकर कहती है लगता है कि मास्टर सक्सेसफुल रहे हैं, मास्टर ने इसकी सोर्स को ढूंढ लिया है, अब मास्टर डिपर सैंड को तीनों अलग तरह से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने वाले हैं। मिंग की आंखों के अंदर से भी बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। मिंग चिल्ला रहा होता है। मिंग कहता है अब जबकि ये 3 अलग तरह की गॉड लेवल की डिपर सैंड है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों को कंडेंस कर सकूं, मैं तीनों को ही अपनी बॉडी के अंदर 3 अलग तरह की वेन्स में संभालूंगा। मिंग कहता है शुरुआत में डीमन गॉड्स की पावर उस ब्लेसिंग पिल के अंदर थी जो कि उस भिखारी ने मुझे खिलाई थी ताकि मेरी मेरिडियंस को सही किया जा सके और मेरी फाउंडेशन बन सके। और उसके बाद उस पिल के अंदर जितनी भी पावर्स थी उन सभी को डीमन फोर्स में कल्टीवेट किया। उसके लिए मेरे पास एक स्पिरिचुअल सी का फ्लावर था जो कि मुझे ब्लड मार्च से मिला था, लेकिन इस बार मैं अपनी डेविल फोर्स पावर को और भी ज्यादा फ्रीज करने वाला हूँ। यहीं पर मिंग अपनी फर्स्ट वेन के बारे में बताता है। मिंग कहता है तो मेरी फर्स्ट वेन ब्लड डीमन वेन होने वाली है और उसकी बॉडी के अंदर एक वेन दिखाते हैं जो कि रेड कलर की होती है। और फिर साथ ही मिंग सेकंड वेन को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। मिंग कहता है जब मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक किया गया था तब मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता था ताकि मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिल सके। और साथ ही मैंने बॉडी स्ट्रेंथनिंग की बहुत सारी आर्ट्स को सीखा हुआ है जिसमें एलिफेंट ड्रैगन की ब्लड के साथ बॉडी को पावरफुल बनाना भी शामिल है। मैं अपनी सेकंड वेन को कंडेंस करने के लिए ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी को यूज करने वाला हूँ। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर दिखाते हैं सेकंड वेन भी अपीयर हो जाती है। मिंग ने यहाँ पर 2 वेन्स को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस कर लिया है। अब वो तीसरी वेन को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करने की कोशिश कर रहा है जो कि आइस वेन होती है। मिंग कहता है तीसरी वेन के लिए मैं आइस वाटर को यूज करने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी तीसरी वेन को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है उसके अंदर से जो रोशनी निकल रही होती है उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। IC-20 भी ये देखकर काफी हैरान होता है। मिंग अपनी तीसरी वेन को कंडेंस करने में
में नाकाम रहता है वो वहीं पर टूट जाती है और मिंग जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अगर आप अपनी बॉडी को फोर्स करेंगे तीसरी वेन्स को कंडेंस करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मेरेडियन इसको संभाल पाएंगी, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आपने 2 वेन्स को कंडेंस किया है, अगर आप तीसरी को भी फोर्स करते हैं तो पहले वाली दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आप फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे कि सारी की सारी कल्टीवेशन भी जाया हो जाएगी। आपको अपनी तीसरी वेन को कल्टीवेट करने के लिए आईसी सोर्स की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मिंगू से कहता है, अब यहाँ पर मैं आईसी सोर्स कहाँ से ढूंढ कर ला सकता हूँ। मिंगू से कहती है, मास्टर आपको गिव अप कर देना चाहिए वरना ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मिंगू से कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे हाथ में गॉड लेवल की डिपर सैंड लगी है, मैं इसको कल्टीवेट करके रहूंगा। इसी वक्त आईसी-20 भी नीचे उतर आता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मिंग की बैक पर हाथ रखता है और कहता है, तुम अपने आप को कल्टीवेट करो, इनको कंडेंस करने की कोशिश करो, मैं अपनी आईसी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तुम्हारी जो तीसरी टाइप की वेन्स थी वो आईसी वाटर से अपनी पावर लेती है और मेरे पास आईसी ओरिजिन की पावर है, अपनी की पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ जिससे तुम्हें बेस मिलेगी। मिमिंगू से कहता है, लेकिन इसे तुम्हारी बहुत सारी की पावर जाया हो जाएगी और तुम्हारे ओरिजिन को काफी नुकसान पहुँचेगा। आईसी-20 से कहता है, कोई बात नहीं, पहले भी तुमने मेरी काफी बार हेल्प की है, पहले तुमने मेरे बेबी को बचाया था, उसके बाद तुमने मुझे गॉड लेवल की टेक्निक दे दी, वो भी अपने मास्टर से झूठ बोलकर, वो भी कितने सस्ते में। बहुत ही जल्दी मैं एक डीमन गार्ड बन जाऊंगा और डीमन गार्ड बनने के बाद मेरा ओरिजिन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आईसी-20 की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाने से बहुत ही अच्छा हुआ है, आपकी तीसरी वेन्स कंडेंस होना स्टार्ट हो गई है। उसी वक्त उस होल के बाहर वाली साइड पे दिखाते हैं बहुत सारे डीमन बीस्ट भागते हुए इस तरफ आ रहे होते हैं। मिंग कहता है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी आवाज क्यों आ रही है, लगता है डीमन बीस्ट इस तरफ आ रहे हैं। आईसी-20 उसे कहता है, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी में अपनी की पावर को इंसर्ट कर रहा हूँ, इसलिए उन सारे आईसी-20 को लगता है कि वो लोग मुझे मार सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। एक 8 लेवल का डीमन बीस्ट हूँ, ये सारे के सारे छोटे डीमन बीस्ट मेरे गोश्त को खाना चाहते हैं। मिंग उसे कहता है, चलो यहीं पर रुक जाते हैं, पहले इन सारे डीमन बीस्ट को भगाते हैं और उसके बाद दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। आईसी-20 उसे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार तुमने इसको स्टार्ट कर लिया, तुम इसको बीच में नहीं रोक सकते, तुम इसको यहीं पर रोक दोगे तो ये सारी की सारी गॉड सैंड यहीं पर डिसअपियर हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा तुम्हें कभी मौका मिलेगा गॉड सैंड को ढूंढने का। और वो फिर से थर्ड वेन को कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो सारे डीमन बीस्ट भागते हुए इस होल के अंदर आ जाते हैं ताकि उनके ऊपर अटैक कर सकें। आईसी-20 अपने एक हाथ से एक शील्ड बनाकर रखी होती है ताकि उन सारे डीमन बीस्ट को दूर रखा जा सके और अपने दूसरे हाथ से अपनी एनर्जी को मिंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है और मिंग से कहता है, तुम्हें अपनी कंडेंसेशन के ऊपर ही जोर देना चाहिए, मैं इन सबको संभाल लूंगा। आईसी-20 बेचारा भी काफी जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। मिंग उसके लिए काफी परेशान होता है, वो उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपनी कंडेंसेशन पर ध्यान रखो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आईसी-20 ने अपने इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बनाई होती है, सारे के सारे डीमन बीस्ट उस स्फीयर के इर्द गिर्द ही खड़े होते हैं, जबकि मिंग फिर से अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर की रिफाइनिंग के बाद मिंग की बॉडी के अंदर दिखाते हैं, मिंग की बॉडी के अंदर 3 वेन्स होती हैं जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। मिंग ने तीनों गॉड डिपर सैंड वेन्स को अपनी बॉडी में कल्टीवेट कर लिया है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर थोड़ी देर पहले जो तीसरी आपकी कंडेंसेशन फेल हो गई थी उसकी वजह से बाकी की दोनों वेन्स डैमेज हुई थी, लेकिन वो भी अपने आप रिपेयर हो गई हैं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने 3 वेन्स को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन किया है, लेकिन ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि तीनों वेन्स का एक ही साथ बॉडी के अंदर अपीयर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये तीनों रियलिटी में एक हैं, लेकिन है ये 3 अलग अलग। इसीलिए तो तीसरी के कंप्लीट होने के बाद बाकी की दोनों अपने आप रिपेयर हो गई। मिंग अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आईसी-20 से कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, अब जबकि तुमने अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट कर ली है, चलो मैं तुम्हें आज डीमन मीट खिलाता हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इर्द गिर्द का जितना भी एरिया होता है उस सब को आइस में कवर कर देता है, वो सारे के सारे डीमन बीस्ट उसी के अंदर जम जाते हैं। मिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, 8 लेवल का डीमन बीस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ पर जितने भी डीमन बीस्ट थे उन सभी को आइस में जमा दिया है। मिंग आगे बढ़ता है और उन पे हाथ लगाते हुए कहता है, ये सारे के सारे डीमन बीस्ट हालांकि मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी इस आइस के अंदर प्रिजर्व है, यानी कि इनके गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ज्यादातर जितने भी डीमन बीस्ट हैं उनमें से ज्यादातर 6ठे लेवल के डीमन बीस्ट हैं और कुछ तो 7वें लेवल के भी हैं। मिंग कहता है, पता नहीं एक 7वें लेवल के बीस्ट का गोश्त कितना ज्यादा टेस्टी होगा, मैंने पहले कभी इस गोश्त को टेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त उन्होंने आग जलाई होती है और आग के ऊपर एक बड़े से डीमन बीस्ट का गोश्त का टुकड़ा लगाया होता है और उसे पका रहे होते हैं। आईसी-20 एक बड़े से टुकड़े को उसके से अलग करता है और उसके ऊपर मसाले डाल रहा होता है और उसे कहता है, तुम इंसानों का टेस्ट भी बहुत ज्यादा अलग है, हम डीमन बीस्ट तो इस गोश्त को ऐसे कच्चा ही खा जाते हैं, लेकिन तुम लोग इसको पकाकर खाते हो और उसके ऊपर मसाले भी छिड़कते रहते हो, पता नहीं मुझे ये पसंद आएगा भी या नहीं। मिंग उसे कहता है, हम लोग इस मीट के ऊपर ना सिर्फ मसाले छिड़कते हैं
भर के और भी बहुत कुछ करते हैं। मीट को परफेक्टली ग्रिल करने के लिए इसके ऊपर सॉस और भी बहुत सारे मसाले लगाए जाते हैं ताकि वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और फिर इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर इसके ऊपर मसाले छिड़के जाते हैं। मेरे ग्रिलिंग के स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। किसी दिन मैं तुम्हें सारे मसालों के साथ पका हुआ भुना गोश्त खिलाऊंगा। आइस बीस उसे कहता हाँ क्यों नहीं, किसी दिन तुम्हारे हाथ का अच्छा सा ग्रिल किया हुआ गोश्त खाऊंगा। वो उसे कहता है ये एक 7th लेवल के बीस का मीट है, इसे बहुत ही एहतियात के साथ खाना। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको स्लोली खाओ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, इसे तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 119 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन और आईसी बीस्ट वहाँ पर एक 7th ग्रेड के बीस्ट को मारने के बाद उसके गोश्त को भूनकर उसके ऊपर मसाले डाल रहे होते हैं। आईसी बीस्ट कहता है तुम लोग पता नहीं कैसे हो, तुम लोग एक गोश्त को भूनने के बाद उसके ऊपर मसाले डालते हो और उसके बाद उसे खाते हो, मुझे तो इस बात की जरा भी समझ नहीं आती। मुशिन उसे कहता है कभी मेरे हाथ का ग्रिल मीट खाना, उसके ऊपर सॉसेस लगाकर उसको पकाता हूँ जिससे उसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। आईसी बीस्ट उसे कहता है ये एक 7th ग्रेड के बीस्ट का मीट है, मुझे नहीं लगता कि पहले तुमने कभी इस तरह के मीट को खाया है, इसलिए इसको आराम से खाना, एक बार में मत खाना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मिंग अपने वाले मीट का एक बड़ा सा बाइट खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। मिंग कहता है 7th ग्रेड के बीस का मीट मैं पहली बार खा रहा हूँ और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा की पावर है। आज तक मैंने बहुत सारे डीमन बीस का मीट खाया है लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ एक बाइट से मुझे इस तरह महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आईसीबीएस उसे कहता है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिप्लेनिश कर रहा है, एक बाइट खाने के बाद अपनी एनर्जी को रिफाइन करते रहो, इसी तरह एक बाइट करके खाना, एक बार में सारा मत खा जाना। मिंग आईसीबीएस से कहता है ब्रदर आइस बीस्ट इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो। आईसीबीएस उसे कहता है सबसे पहले तो मुझे गार्ड डायग्राम के बारे में कुछ सीखना है, ये जो गार्ड लेवल की टेक्निक तुमने मुझे दी है मुझे उसको मास्टर करना है और उसके बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे इंसानों की बस्ती में आऊंगा, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी इंसानों की बस्ती में नहीं गया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इंसानों की बस्ती कैसी होती है। मिंग उसे कहता है हमारे इंसानों की बस्ती इतनी भी स्पेशल नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ बहुत ज्यादा घर होते हैं, कुछ मजा करने की जगह होती है, कुछ खाने के स्टॉल्स होते हैं, कहीं पर कुछ कसिनोज होते हैं जहाँ पर हम लोग बैटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी जीत सकते हैं और फाइटिंग अरीनाज होते हैं। इसके अलावा हमारे मर्दों के लिए कुछ वैशाखाने भी होते हैं जहाँ पर हम लोग जाकर बहुत ज्यादा मजा कर सकते हैं। हमारे इंसानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डीमन बीस्ट को अपने पेट्स के तौर पर भी रखते हैं, जबकि कुछ इनको खाने के लिए मार देते हैं, कुछ इनको फाइटिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन जितने भी लोग इन डीमन बीस्ट को अपने पेट के तौर पर रखते हैं वो सारे के सारे डीमन बीस्ट बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं। वो दोनों वहीं पर रात गुजारते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। आईसी बीस्ट उसे अपने साथ लेकर डोंकी सिटी के बाहर छोड़ता है। मिंग उसे कहता है ब्रदर आइस बीस्ट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, ना मैं शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत ही कम है। आईसी बीस्ट उसे कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी की कंस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी है और फ्यूचर में मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो जरूरी कर सकता हूँ। मिंग उसे कहता है क्या वाकई में तुम मेरे साथ टाउन के अंदर नहीं चलना चाहोगे, मेरे साथ डोंकी एकेडमी में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे इंसानों के यहाँ पर क्या क्या होता है। आईसीबीएस उसे कहता है नहीं आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, पहले मुझे जाकर अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना है, उसके बाद जब मेरी कल्टीवेशन स्टेबल हो जाएगी मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा और तुम्हारे सारे शहर को घूम फिर कर देखूंगा। और फिर साथ ही वो वहाँ से उड़ जाता है, जबकि मिंग अपनी डोंकी एकेडमी की तरफ चल देता है और कहता है आज की ट्रिप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी रही। मिंग कहता है अब जल्दी से मैं वापस अपने रूम में जाता हूँ और वहाँ पर जाकर अपने खजाने में चेक करता हूँ आईसीबीएस ने मुझे जो खजाना दिया है और उसके अंदर किस किस्म का खजाना रखा हुआ है और मैं क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको उस सारे कचरे में से कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले सब कुछ चेक कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके काम आ सके, सिर्फ एक चीज को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजों को ट्रेजर पवेलियन में जाओ और जाकर बेच दो। जिस खजाने की मैं बात कर रही हूँ उसको ग्रेट एम्पलीफिकेशन डिवाइन टेलिस्मन कहा जाता है, वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है, आप सिर्फ उसको रख लो और बाकी सभी चीजों को बेच दो। मिंग बिमिंग की बात सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो, उस रिंग के अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा है, खजाने के पहाड़ लगे हुए हैं, तुम कह रही हो कि वहाँ पर सिर्फ एक ही टेलिस्मन है जो मेरे काम आ सकता है, बाकी उसमें सब कुछ बेकार चीजें हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर सच बात तो ये है कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा खजाना है जिसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती है कि आप उन सभी को यूज करें, क्योंकि मास्टर आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ना कि आपको
आपको एक्सटर्नल चीजों को यूज करना है। आपने पहले भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है एक डोमिनेटर लेवल के मास्टर से बचने के लिए, एक पपेट खरीदा था। चलिए आप तो उसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज यूज करने नहीं दूंगी। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ, अब मुझे बताओ कि वो ग्रेट एम्पलीफिकेशन डिवाइन टेलिस्मन क्या करता है, उसकी खूबी क्या है। बिमिंग मास्टर से कहती है उस एम्पलीफिकेशन वाले टेलिस्मन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी मदद से आप अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट की थर्ड लेयर को अनलॉक कर सकते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अगर आप अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट की थर्ड लेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इल्यूजन और रियलिटी में बहुत ही आसानी से फर्क कर पाएंगे और आप अपनी इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। मिंग भी उसकी बात सुन के बहुत हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में एक स्मॉल दुनिया बना सकता हूँ। छोटी दुनिया के बारे में आपको पता होगा, पिछले कुछ एपिसोड्स में छोटी दुनिया के बारे में बताया गया था। मिंग उसे कहता है लेकिन छोटी दुनिया को तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट का गॉड ही क्रिएट कर सकता है, मैं कैसे बना सकता हूँ। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर टाइजी डिवाइन आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर आप वाकई में इसकी तीसरी लेयर को अनलॉक कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक छोटी दुनिया बना सकते हैं। आपके पास कुछ वक्त के लिए मार्शल आर्ट्स के गॉड के बराबर की पावर्स आ जाएंगी। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर जब आप अपनी टाइजी आर्ट की तीसरी लेयर को अनलॉक कर लेंगे तो मैं अपनी बॉडी को मटेरियलाइज कर सकती हूँ, अपनी स्पिरिट को भी, यानी कि मैं एक सॉलिड फॉर्म में आ सकती हूँ। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आज से पहले आपने बहुत बार अपनी डिवाइन आर्ट को यूज किया है, लेकिन उसको यूज करने के बावजूद आप अपनी सिर्फ स्पिरिचुअल पावर को ही बढ़ा सके हैं, लेकिन आपकी राम नहीं बढ़ रही, आप अभी तक अपने वॉरियर लेवल पर ही हैं और ना ही आप इससे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड लेयर को अनलॉक करने के बाद आप अपनी राम को भी बढ़ा पाएंगे, मार्शल आर्ट्स के मास्टर बन जाएंगे और साथ ही आप अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकते हैं। मिंग उसे कहता है ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारी सारी बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ट्रेजर पवेलियन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपने सारे ट्रेजर को बेच कर आते हैं। हाँ मुझे तुम्हारी उस डिवाइन क्लॉक की पावर्स को भी यूज करना है। तुमने कहा था कि मैं डिस्गाइज को यूज कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर मेरा पीछा करे और मुझसे सारे का सारा ट्रेजर छीन ले। लास्ट टाइम तुम्हें पता है ना ब्रदर आईसी बीच ने मुझे बचा लिया था, एक डोमिनेटर मेरा पीछा कर रहा था। बिमिंग अपने गोल्डन डिवाइन क्लॉक की पावर्स को यूज करते हुए मिंग की अपीयरेंस को चेंज कर देती है। जैसे वो उसकी अपीयरेंस को चेंज करती है वो एक मोटा सा लड़का बन जाता है। मिंग अपने मोटे से भद्दे से चेहरे की तरफ देखकर उसे कहता है बिमिंग क्या तुम इसे थोड़ा सा और कूल नहीं बना सकती थी, ये तुमने मुझे क्या बना दिया, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ और ऊपर से ये बहुत सा भद्दा दिखता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैंने इसीलिए तो इसको इस तरह का बनाया है ताकि ज्यादा लोग आपकी तरफ ध्यान न दें, अमीर लोग इसी तरह के होते हैं। अब बस आपको अपनी एक्टिंग को सुधारना होगा, आपको सभी के सामने बहुत ही एटीट्यूड के साथ पेश आना होगा और सभी के साथ गुस्से से बात करना, ऐसा लगे कि आप सभी को नीचा दिखा रहे हैं। मिंग उसे कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला हूँ ही नहीं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर इतना ज्यादा ट्रेजर वहाँ पर बेचने के लिए जाएंगे तो कोई भी आपका पीछा जरूर करेगा, वो आपसे ये सब कुछ ट्रेजर छीन भी सकता है। अगर आप सभी के सामने एटीट्यूड के साथ पेश आएंगे तो उन सभी को पता चल जाएगा कि आपकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल सुप्रीम मास्टर है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी ये बातें तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे इस तरह का मोटा और भद्दा सा चेहरा क्यों दिया है, तुम थोड़ा सा हैंडसम लुक भी तो दे सकती थी। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि खूबसूरत चेहरा कैसा होता है। नेक्स्ट सीन ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। ट्रेजर पवेलियन की रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा होता है। मिंग वहीं पर जाता है और अपनी रिंग को टेबल पर रखते हुए कहता है जल्दी करो, इस रिंग के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है मुझे वो सब कुछ बेचना है। तो बड़े ही एटीट्यूड के साथ बात कर रहा होता है। सामने वाला लड़का भी काफी गुस्से हो जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और जाकर अपने शॉप ऑनर से कहो कि वो यहाँ पर आए और मेरे साथ डील करे, मैं अपने खजाने को बेचने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सीन ट्रेजर पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है। ट्रेजर पवेलियन के अंदर काफी सारे एल्डर्स होते हैं जो कि अंदर बैठे बड़े ही आराम से चाय पी रहे होते हैं। रिसेप्शन वाला लड़का भागता हुआ अंदर आता है और कहता है थर्ड अंकल बाहर एक लड़का आया है, एक सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर है, वो बहुत सारा खजाना बेचने के लिए आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसको वीआईपी रूम में बिठा दिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ज्यादा अमीर लगता है। मुझे लगता है कि उसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा टफ है। उसके थर्ड अंकल जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैंने इस ट्रेजर पवेलियन में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने यहाँ पर आकर ऐसा नहीं कहा कि वो यहाँ पर खजाना बेचने के लिए आया है। चलो चल के देखते हैं क्या है तुम्हारा ये यंग मास्टर कौन से खजाने को लेकर आया है। थर्ड अंकल उस लड़के के साथ बाहर की तरफ जाते हैं। वो जैसे वीआईपी रूम में जाते हैं तो वहाँ पर मिंग बैठा होता है और मिंग के इर्द-गिर्द 3 लड़कियाँ होती हैं। थर्ड अंकल अपने लड़के से कहते हैं तुमने इसे 3 लड़कियाँ क्यों दे दी, तुम्हें देख तो लेना चाहिए था, क्या वाकई में ये एक वीआईपी है या नहीं, इस तरह की लड़कियाँ तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। रिसेप्शन वाला लड़का अपने थर्ड अंकल के कान में कहता है अंकल असल में इसके पास जो रिंग है वो एक एम्परर ग्रेड की रिंग है और आपको पता है कि एम्परर ग्रेड की रिंग खुद ही कितनी ज्यादा महंगी होती है। थर्ड अंकल भी उसकी बात सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है ये वाकई में एक यंग मास्टर है। वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और
ग्रीटिंग्स करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर कोई खजाना बेचने के लिए आए हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या बेचने के लिए आए हो। मिंग उनके सामने अपनी रिंग को अनलॉक करता है और स्टोरेज रिंग के अंदर से बहुत सारा खजाना उनके सामने पड़ा होता है। खजाने का एक बड़ा सा ढेर होता है। वो सारी की सारी लड़कियां मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं, हमने अपनी सारी जिंदगी में इतना ज्यादा खजाना एक साथ नहीं देखा। थर्ड अंकल भी कह रहे होते हैं, ये तो वाकई में एक एम्परर ग्रेड का खजाना है, यहाँ पर इतना ज्यादा खजाना पड़ा है जैसे कि कचरे का ढेर हो। वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और एक लड़की मिंग से कहती है, अगर तुम अकेले हो फिर तुम मुझे अपनी रखेल बना सकते हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दूंगी। दूसरी उसे कहती है, तुम्हें मुझे अपनी रखेल भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। थर्ड अंकल मिंग से कहते हैं, तुम यहाँ पर बहुत सारा खजाना लेकर आए हो और इस सारे खजाने को चेक करने के लिए मुझे बाकी के एल्डर्स को भी बुलाना होगा। हम सभी लोग इसको चेक करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि इसकी कितनी कीमत बनती है। फिर वो बाकी के सारे एल्डर्स को भी बाहर बुला लेते हैं। वो सारे के सारे आकर उस खजाने को चेक करना शुरू करते हैं और कहते हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, हमने अपनी सारी जिंदगी में इतना ज्यादा खजाना नहीं देखा। उनमें से कहता है, यहाँ पर तो हिमली परफाउंड एसेंस भी है, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मिलेगी। उनमें से एक एल्डर कहते हैं, मेरे पास कोई भी किंग ग्रेड का इक्विपमेंट नहीं है और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे एम्परर ग्रेड के हैं। मिंग उन सब से चिल्लाकर कहता है, जरा अपनी तरफ देखो तो सही, इस सारे खजाने को देखकर तुम सब लोग कितने ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन खुशी खुशी में ये मत भूल जाना कि इन सारी चीजों का बिल्कुल ठीक से हिसाब लगाना है। ये एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। जल्दी से इन सभी चीजों को एनालाइज करो और इवेल्युएट करो कि इनकी कितनी कीमत बनती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 121 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 121 के एंड पे हमने देखा था, मिंग अपनी अपीयरेंस को चेंज करके ट्रेजरी हाउस में जाता है, जहाँ पर वो अपने सारे खजाने को बेचने वाला है। वो सारा खजाना जो कि उस रिंग के अंदर है, जो कि उससे आईसी ब्रदर ने दिया है। मिंग वहाँ पर अपनी रिंग के अंदर से खजाने को बाहर निकालता है तो वो सारी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ट्रेजरी का मालिक उसे कहता है, मैं बाकी के एल्डर्स को भी बुला कर लाता हूँ ताकि सारे खजाने को देखा जा सके। मिंग उन सभी से कहता है, चाहे जितना मर्जी टाइम ले लो, लेकिन इस खजाने को ठीक तरह से देखना, अच्छी तरह से एनालाइज कर लो और इसकी जितनी कीमत बनती है उतनी कीमत मुझे दे दो। मिंग वहीं पर आराम से बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। ट्रेजर हाउस के अंदर उस खजाने में जो कुछ भी रखा होता है उस सभी को काउंट करने के बाद मिंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे खजाने के अंदर से हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत सारे टेलिस्मन्स थे, इसके अलावा के अंदर बहुत सारे स्पिरिट फ्रूट्स भी थे और कुछ इक्विपमेंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल्स हैं, किंग लेवल के इक्विपमेंट्स भी थे। वो मिंग से कहते हैं, तुम्हारा टोटल 863,740 मार्शल सेंट कॉइन्स बना है, और तुम चाहो तो तुम इनको कन्वर्ट भी करवा सकते हो, इसके बदले में तुम्हें 25 मिलियन मार्शल कॉइन्स मिल सकते हैं। मिंग भी इतने सारे सेंट कॉइन्स के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर यहाँ पर एक अमीर बंदे बनकर आए हैं, इसलिए जरा अपना मुंह बंद करें। मिंग फिर से अपने एक्टिंग मूड में आ जाता है और कहता है, क्या बस इतना ही बना है? मुझे तो लगा था इसे ज्यादा का बनेगा, मैं तो कब से इस ट्रेजर को अपने पास इकट्ठा कर रहा हूँ। जबकि उस ट्रेजरी का ओनर भी यही सोच रहा होता है, मैंने पहले कभी इस बच्चे को यहाँ पर नहीं देखा, मुझे सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को चेक करवाना होगा, देखते हैं कि ये लड़का कौन है और कहाँ से आया है। अगर तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा टफ नहीं है तो हम लोग इसे लूट लेंगे। मिंग उस ट्रेजरी हाउस के ओनर की इंटेंशंस को सेंस कर लेती है और साथ ही अपनी सुप्रीम पावर को रिलीज करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सुप्रीम मास्टर है। इस लड़के की बैकग्राउंड इतनी भी सिंपल नहीं है, इसका मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। मिंग जल्दी से अपने पैसे उससे लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, चलो ठीक है, 25 मिलियन मार्शल कॉइन्स ही काफी है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से अपने नया खजाना लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। ट्रेजरी का ओनर उसे कहता है, ठीक है जाओ और दोबारा जरूर आना। फिर मिंग उस ट्रेजरी रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो अपने आसपास देख रहा होता है, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जैसे उसे पता चलता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा, वो अपने पास से एक एस्केप टेलिस्मन निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है और जल्दी से उनकी एकेडमी में अपने रूम में आ जाता है। मिंग अपने रूम में आने के बाद सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स मिल जाएंगे। ब्रदर आईसी बीस्ट ने मुझे जो खजाना दिया था उस रिंग के अंदर, वो वाकई में बहुत ज्यादा कीमती निकला। मैं तो बस एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ में इतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स लगेंगे। अगर किसी दूसरे को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग तो मुझे मार डालेंगे मेरे पैसे छीनने के लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ में एक सेंट लेवल के 20 का खजाना लग जाएगा। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये सेंट लेवल के 20 का खजाना नहीं है, क्योंकि आईसी बीस्ट आपकी एपिफेनी पिल खाने के बाद ही अपने सेंट लेवल पर पहुंचा है। इससे पहले तो वो अपनी प्रोफाउंड राम में था, तो ऐसा कहना ठीक रहेगा कि एक प्रोफाउंड लेवल के 20 का सारी जिंदगी का खजाना आपके पास है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर क्या आपको पता है कि एक डीमन बीस्ट का लाइफ स्पैन इंसानों के लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि उसने पिछले 1000 साल में इस सारे खजाने को इकट्ठा किया होगा जो कि उसने आपको दे दिया है। मिंग अपने पास एक मार्शल सेंट कॉइन निकालता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग आज मैं पहली बार एक मार्शल सेंट कॉइन देख रहा हूँ, आज से पहले मैंने सिर्फ मार्शल
मार्शल आर्ट्स के मार्शल कोइंस और सुप्रीम कोइंस को देखा है। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग मैं तुमसे पहले भी ये बात पूछना चाहता था, चलो आज ही पूछ लेता हूँ, क्या हम मार्शल सेंट कोइन को भी यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग मार्शल कोइन को यूज करते हैं अटैक करने के लिए। बिमिंग मास्टर से कहती है, नहीं मास्टर, हम लोग मार्शल सेंट कोइन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये उसको काफी कुछ समझाती है कि हम लोग क्यों इसको यूज नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर लेवल के जो मास्टर होते हैं वो मार्शल कोइंस को बनाते हैं और उनके अंदर उनकी सोल की पावर होती है, जिसकी वजह से हम अपनी सोल की पावर उनमें म्यूट करने से मार्शल कोइंस को यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन जब एक डोमिनेटर मास्टर सेंट लेवल पर पहुंच जाता है तब उसकी सोल की पावर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जब वो इस तरह के सेंट लेवल के कोइंस बनाता है तो उनके अंदर उसकी सोल की पावर नहीं होती, इसी वजह से हम लोग इसको अटैक के लिए यूज नहीं कर सकते। मिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे तो लगा था शायद मैं एक मार्शल सेंट कोइन को यूज करके एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता हूँ, बिल्कुल एक न्यूक्लियर वेपन की तरह। मिंग बिमिंग से कहता है, अब जबकि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है तो अब मुझे बताओ कि मुझे ये सारा पैसा कहाँ पर खर्च करना चाहिए। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपको ये सारे के सारे पैसे को आउटियन सेक्टर के मेरिट स्टाइल के साथ मेरिट पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज कर लेना चाहिए। एक बार आपको वहाँ पर मेरिट पॉइंट्स मिल गए तो उसके बाद हम हाउटियन गार्ड की ब्लेसिंग्स हासिल कर सकते हैं उन सारे मेरिट पॉइंट्स को एक्सचेंज करके। मुझे लगता है कि हाउटियन गार्ड की ब्लेसिंग्स आपको मिलने के बाद मास्टर की स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मिंग उसकी बात सुनने चिल्लाकर उसे कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं हाउटियन सेक्टर के मेरिट स्टाइल के साथ अपने सारे मार्शल कोइंस को क्यों एक्सचेंज करूंगा। इसलिए तो मुझे कह रही थी कि मैं सारे के सारे खजाने को जल्दी से जल्दी बेच दूं। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको हाउटियन गार्ड को कम नहीं समझना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर वो आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स को बरसाएगा तो आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाउटियन का मेरिट स्टाइल इसी तरह काम करता है, आप अपने पास से डोनेशंस उनको देंगे जो कि आपके मेरिट पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर मेरिट पॉइंट्स को आप वहाँ पर ब्लेसिंग्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो चाहे वो उनसे ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मास्टर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से मेरिट स्टाइल के पास चलते हैं। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है मैं इनको एक्सचेंज करूंगा लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे इन सभी को अपने पास तो रखने दो, इतना सारा पैसा मैं वहाँ पर मेरिट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज नहीं करने वाला, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मैंने आपसे पहले भी कहा था ये पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है और कल चला जाएगा, जिस तरह आपके पास पैसा आता है उसी तरह गायब भी हो जाता है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर भरोसा नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है जो कि हमेशा आपके साथ रहने वाली है। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है मैं हार मानता हूँ, तुमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, चलो ठीक है अपनी मेरिट स्टाइल के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर अपने सारे मार्शल सेंट कॉइन्स को मेरिट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज करते हैं। मिंग अपनी बॉडी के अंदर अपने मैरिट स्टाइल के पास चला जाता है। मिंग अपने मैरिट स्टाइल से कहता है, मेरे पास जितने भी मार्शल कॉइन्स हैं मैं उन सभी को मेरिट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैरिट स्टाइल उसे कहता है, मेरे पास जितने भी मार्शल कॉइन्स हैं वो यहाँ पर 515 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज किए जा सकते हैं। मिंग अपने मैरिट स्टाइल से कहता है, 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स को मेरे लिए छोड़ दो जबकि बाकी के सभी को मेरिट पॉइंट में एक्सचेंज कर दो। मेरिट पॉइंट में एक्सचेंज करने के बाद उसके पास 505 मिलियन मेरिट पॉइंट्स बनते हैं। साथ ही हाउटियन मेरिट स्टाइल में उसकी रैंकिंग को बताया जाता है जो कि 241 पर होती है। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैंने यहाँ पर 500 मिलियन मेरिट पॉइंट्स को कमाया है लेकिन फिर भी मेरी रैंकिंग सिर्फ 241 पर है, ये तो बहुत ही लो रैंकिंग है। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर हाउटियन सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स होंगे जो कि आपसे भी ज्यादा अच्छे होंगे, इसी वजह से आपकी रैंकिंग इतनी ज्यादा लो है और मुझे नहीं लगता कि टॉप 300 में आना इतना ज्यादा आसान काम है क्योंकि किसी के पास 500 मिलियन मार्शल पॉइंट्स नहीं हो सकते। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई है और आपकी रैंकिंग टॉप 300 में है। मिंग अपने मेरिट स्टाइल से पूछता है, मुझे अपनी फिजिक को चेंज करने के लिए कितने ज्यादा मेरिट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेरिट स्टाइल पे उसे बताया जाता है कि अगर तुम्हें एक मिडिल ग्रेड की ह्यूमन एंड अर्थ ट्रेजर बॉडी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 150 मिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए और अगर तुम्हें एडवांस लेवल की चाहिए तो उसके लिए 480 मिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए। अगर तुम्हें एक सैक्रामेंटल बॉडी चाहिए जो कि एक लो ग्रेड की हो उसके लिए 20 मिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए और अगर तुम्हें हाई ग्रेड की सैक्रामेंटल बॉडी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 2.8 बिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए और अगर तुम्हें डिवाइन बॉडी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है। मिंग उसे वहीं पर रोक देता और कहता है, अब बस करो, 2.8 बिलियन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कभी भी डिवाइन बॉडी या फिर एक होली बॉडी को नहीं अचीव कर सकता। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इसका मतलब आपको बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, आपको पता है कि ट्रेजर बॉडी को हासिल करना कितना ज्यादा जरूरी है, हर किसी के पास इस तरह की ट्रेजर बॉडी नहीं होती, ये तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिला करती है। आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आपके पास एक
एक नॉर्मल फिजिक है, आप इसको अपनी होली बॉडी के साथ चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, हर किसी को इस तरह का मौका नहीं मिलता। मिंग उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे एक हाई ग्रेड की हेवन एंड अर्थ ट्रेजर बॉडी चाहिए जो कि 480 मिलियन मेरिट पॉइंट से मिलेगी। जैसे मिंग मैरिज स्टाइल को 480 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देता है अपनी ट्रेजर बॉडी के लिए, तो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, यानी कि उसकी बॉडी की फिजिक चेंज हो रही है। मिंग वहीं पर 1 घंटे के लिए बैठकर अपनी बॉडी को रिफाइन करता है और 1 घंटे की रिफाइनिंग के बाद वो उठकर खड़ा होता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग मुझे कुछ भी अजीब महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, मुझे सिर्फ अपने सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको सैक्रीमेंटल बॉडी चाहिए थी, लेकिन आपके पास 2.8 बिलियन मार्शल पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए आपने इस बॉडी को चुना है। इसमें वैसे इतना कुछ स्पेशल तो नहीं है, मुझे लगता है कि आपके पास जितने मेरिट पॉइंट्स बचे हैं उनकी मदद से आप अपने लिए एक ब्लड लाइन को भी चूज कर सकते हैं। मैरिज स्टाइल में काफी सारे ऑप्शंस होंगे। मिंग मैरिज स्टाइल में ऑप्शंस को देखता और कहता है यहाँ पर जो नंबर 1 ब्लड लाइन है वो केओस ब्लड लाइन है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी है। केओस ब्लड लाइन की प्राइस 10 बिलियन मेरिट पॉइंट्स होती है। मिंग से देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है मेरे पास तो 10 बिलियन मेरिट पॉइंट्स है ही नहीं है, तो मैं इस ब्लड लाइन को कैसे ले सकता हूँ। मिंग उसे कहती है मास्टर चलो फिर कुछ और देखते हैं जो कि सस्ती सी हो। मिंग वहाँ पर और कुछ देखता है, वहाँ पर एक डबल एस्केप कर्स होता है जो कि 35 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का होता है। फिर जिन किलिंग कर्स होता है जो कि 72 मिलियन मेरिट पॉइंट्स में मिल रहा है। मिंग कहता है यहाँ पर जितनी भी स्पेशल ब्लड लाइन्स है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा महंगी है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ हमारी पावर और एनर्जी को बूस्ट करती हैं। कुछ 1000 कैटीज के हिसाब से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ तो मेरे पास पहले ही है, इतने सारे मैच पॉइंट्स को देकर थोड़ी सी कैटीज की पावर को बढ़ाना मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। वहीं पर मिंग को कुछ और नजर आता है। मिंग कहता है यहाँ पर हम लोग अपने ऑफिसर रैंक को भी बढ़ा सकते हैं। ऑफिसर रैंक को बढ़ाने पर हमें जो नई टास्क दी जाएंगी वो थोड़ी सी टफ होंगी, लेकिन उनके ऊपर हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो भी काफी ज्यादा होगा, यानी कि मेरा ऑफिसर रैंक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए मुझे 17.2 मिलियन मार्शल पॉइंट्स की जरूरत है। अगर मैं 17.2 मिलियन मेरिट पॉइंट्स एक्सचेंज करता हूँ तो मैं अपने स्काई कैप्टर के 7th रैंक पर चला जाऊंगा। मेरी साल की सैलरी 1 लाख मेरिट पॉइंट्स बन जाएगी। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे अपने रैंक को प्रमोट करना चाहिए और साथ ही मिंग अपने मैरिज स्टाइल से कहता है मुझे अपने स्काई कैप्टर के 7th रैंक पे जाना है। वो अपने रैंक को हायर कर लेता है और बाकी उसके पास जितने भी पॉइंट्स बचते हैं उस सारे मेरिट पॉइंट से अपने लिए कुछ स्ट्रेंथ इस तरह की दूसरी चीजें ले लेता है। मिंग ये सब कुछ लेने के बाद अपने मैरिज स्टाइल से बाहर आ जाता है। मिंग से कहता है ब्रदर आईसी बीस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी ट्रेजर इकट्ठा किया था वो सारे का सारा मैंने एक ही दिन में गायब कर दिया, वो सारा धन ही जाया कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, थोड़ी देर पहले मैं बहुत ज्यादा अमीर था, मेरे पास मार्शल सेंट कॉइन्स थे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा गरीब हो चुका हूँ। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आप बिल्कुल भी गरीब नहीं है, अभी भी आपके पास 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स हैं। इसके अलावा उस आईसी बीस्ट ने आपको 30 मिलियन मार्शल कॉइन्स भी देने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक जरा से भी गरीब हुए हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करते हैं।